पहले तो मैं आप सबके साथ निर्मल जी को स्मरण करना चाहूँगा। अगर ये प्राचीन काल की काशी की गोष्ठी होती तो स्मरण ही आदि और अंत होता। स्मृति तो स्मृति, उसमें बोलना क्या और सुनना क्या। किंतु जैसी आज के जीवन की विडंबना है कि स्मृति में भी व्याख्यान होता है। तो मेरे लिए तो निर्मल स्मृति की सुगंध ही बस है। निर्मल जी की स्मृति नहीं, निर्मल जी की स्मृति ही सुगंध है और उससे ये हॉल वासित है। किंतु व्याख्यान का विषय चुनने के समय में मेरे मन में फिर ये दो हो गया। एक तो ये कि उनके यात्रा वृत्तांत से और उनकी डायरी से चिड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन, उसमें से कुछ अंश चुनकर और आपके सामने पेश कर दूं। लेकिन उसमें अंश क्या चुनना, चिड़ों पर चांदनी है तो उसमें तो नहाना ही हो सकता है, और जो धुंध से उठती धुन है उसको यहीं गत वर्ष भाई नामवर जी उठा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि कोई नई धुन उठाई जाए जो निर्मल जी को प्रिय हो। इसलिए इस वार्ता का विषय पश्चिम और भारत, और जैसा अशोक जी ने कहा कि ये इनके संबंध और वो संबंध के जरिए आत्मबोध, संबंधों के दर्पण में आत्मबोध, ये विषय निर्मल जी ने हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में अज्ञेय स्मृति व्याख्यान देते हुए उठाया था और वो प्रकाशित है। मूल वक्तव्य अंग्रेजी में था, उसका अनुवाद उदयन वाजपेयी ने हिंदी में किया और निर्मल जी ने उसको भली प्रकार मांझ दिया था। ऐसे ही नहीं कि वो बस अनुवाद हो गया और छप गया। उसका शीर्षक जैसा आपको अब तक पता ही चल चुका है कि भारत और यूरोप है। मैंने विषय का चुनाव करते हुए यूरोप का थोड़ा विस्तार किया, क्योंकि यूरोप अटलांटिक के इस पार और उस पार जो दोनों ही सभ्यता के खंड हैं वो पश्चिम के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में सब दूर गोरी जातियों का विस्तार है, लेकिन अटलांटिक के इस पार और उस पार। और निर्मल जी ने भारत पर बल देने के लिए, और भारत में तो ये बल स्वाभाविक है, भारत और यूरोप विषय चुना था। आप देखेंगे कि मैंने पश्चिम और भारत को आज की वार्ता का विषय बनाया है। ये जानबूझकर है, क्योंकि हम चाहें न चाहें ये पश्चिम समय है और पश्चिम भी कोई एक लोथड़ा हो, कोई एक गढ़ा गढ़ाया कोई सांचा हो, ऐसा नहीं है।
पश्चिम के भी रूपाकार अनेक हैं, विचारधाराओं के स्तर पर नहीं, शासन व्यवस्थाओं के स्तर पर नहीं, किंतु फिर भी कुल मिलाकर एक उसे पश्चिम का नाम देने से सहूलियत होती है। इस सहूलियत के लिए ही ये पश्चिम की संज्ञा है। ऐसे इस संज्ञा के पीछे बहुत से रंग, रूप, रस सब समाये हुए हैं। वैसे ही भारत भी नाना रूपों, रंगों, रूपाकारों का एक देश है और इसकी अनेक परंपराएं हैं। अगर आप को समय और रुचि हो और आप ये जो एक यहाँ वितरित किया गया है इसे पढ़ेंगे तो यहाँ मैंने भारत की संस्कृति की 2 धाराओं का उल्लेख किया है। एक जो ब्राह्मण धारा है, जो व्यवस्था की धारा है, माफ करेंगे इसका किसी जाति से संबंध नहीं है, एक व्यवस्था है, राजन्य और पौरोहित्य की, कर्मकांडों की, विश्वासों की, रीति रिवाजों की, और उस व्यवस्था को एक नाम देने के लिए इसे ब्राह्मण धारा कहा जा सकता है। इसमें से निकलकर श्रमण तपस करते हैं, सत्य का अन्वेषण करते हैं और उस सत्य को लेकर फिर वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जंगल में जाकर खो जाते हैं और फिर उनका कोई अता पता नहीं होता, जिसे शायद टॉइनबी विड्रॉल एंड रिटर्न, विड्रॉ करते हैं और फिर वापस आते हैं और समाज को देते हैं। और भारतीय संस्कृति की इन 2 धाराओं में परस्पर का संघर्ष रहा है। आजकल समन्वय पर बड़ा बल दिया जाता है और अनेकता में एकता का मंत्र जैसे दोहराया जाता है, लेकिन मेरी विनम्र दृष्टि में ये जो भिन्नता है, विविधता है, ये सृष्टि का सत्य और सौंदर्य है। इसको किसी सपाट सी एकता में शरीक कर लेना यह कोई अच्छी बात नहीं है। और एक निवेदन मैं ये करूं कि जिसे समन्वय कहते हैं उसका आधार होता है शक्ति। शक्तिशाली दूसरे से कहता है कि आइए समन्वय कर लें। समन्वय का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप इसमें ही समा जाएं। और ऐसा माना जाता है कि संस्कृति की एक मुख्य धारा है भारतीय संस्कृति की, और अन्य संस्कृतियों में और इसमें कोई ऐसा ऊपर का भेद हो, लेकिन अंदर अंदर से सब एक ही बात कहते हैं। ऐसी नीरस और सर्वग्रासी एकता का मैं कायल नहीं, और मैं समझता हूँ कि निर्मल जी भी इसके पक्षपाती नहीं थे। लेकिन जैसा शुरू में ही अशोक जी ने कहा कि निर्मल जी की यात्रा कुछ अपने ढंग से ही हुई। शिमला में जन्म, सेंट स्टीफन से एमए हिस्ट्री में, और इसके बाद जैसा कि उस जमाने के अधिकांश युवकों का मन होता था, मार्क्सवाद में गहरी निष्ठा, और उसके जरिए चेकोस्लोवाकिया में प्रवास और वहाँ से जो अनुवाद वगैरह हुए, जिनका प्रकाशन हुआ है फिर से, वो तो हुआ ही। वहाँ से उन्होंने कहानियाँ लिखी। तो मेरी पहली स्मृति निर्मल जी की उन कहानियों की है।
जिसका जिक्र करने का यहाँ अवकाश नहीं है। और वहाँ और यूरोप के प्रवास में उन्हें एक अन्य का साक्षात्कार हुआ। उनके लिए ये पाश्चात्य संस्कृति कोई अन्य नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उनके लिए शिमला और सेंट स्टीफेंस के विद्यार्थी के लिए तो काशी और मथुरा ही अन्य होती, और यह पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति तो उनकी जैसे अपनी होती। लेकिन जैसा उन्होंने अपने निबंध में लिखा भी है कि खुद को जानने के लिए भी कभी अन्य से टकराना पड़ता है, और अन्य की इस टकराहट से खुद की पहचान उभरती है। तो ये अन्य उनके लिए प्रारंभ में यूरोप नहीं था और न पश्चिमी संस्कृति थी, लेकिन इस अन्य की टकराहट से उन्होंने अपना जो स्वरूप है उसको ढूंढने की कोशिश की। और अगर आप निबंध को देखेंगे तो इसका पहला खंड तो स्मृतियों का है, और स्मृति खंड का फिर से क्या दोहरावन, लेकिन एक स्मृति का मैं जिक्र करूंगा, और दूसरा इसका खंड जो पश्चिम और भारत के बारे में जो निर्मल जी का विवेचन है उसको यहाँ भरसक उनके ही शब्दों में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। और तीसरे खंड में विमर्श है। तो ये इस पत्र का एक ढांचा है। इस ढांचे में से पहले जो स्मृति वाला खंड है उसमें से एक स्मृति का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो जब करोल बाग के अपने पुश्तैनी मकान में थे तो एक दिन हम लोग शाम को, बल्कि रात होते होते कमलेश जी के साथ उनके करोल बाग स्थित घर पर पहुंचे। और मुझे ठीक स्मरण नहीं आता कि डॉक्टर रामचंद्र गांधी, जिन्हें ज़्यादा करके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तो रामू गांधी के नाम से ही जानते हैं, वो पहले से वहाँ थे या बाद में आए, लेकिन हम उसमें ये चार बैठकर बात कर रहे थे। ये लोग धीरे धीरे कुछ चुगते थे और कुछ थोड़ा थोड़ा पीते भी जाते थे। हम लोगों के भाग्य में तो चाय के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी चाय पी रहे थे। थोड़ी देर में ये लोग रव में आ गए अपने पूरे, और क्या क्या बातें हुई वो सब तो याद नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से बात नागार्जुन की ओर मुड़ी। नागार्जुन की मूल माध्यमिक कारिका का मैंने संस्कृत मूल में से पाठ किया था और कुछ थोड़ा सा उसमें प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था। तो दोनों मित्रों को ये आग्रह का ये हुआ कि थोड़ा नागार्जुन की कारिकाओं के बारे में बात की जाए। अब नागार्जुन के दर्शन के बखान